नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने पॉलिटिकल साइंस के कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं। प्रश्न आप कह सकते हैं कम, कंसेप्ट ज़्यादा है। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं जबकि हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। इतना ही से बात ख़त्म नहीं हो गई कि राष्ट्रपति हटाता है। ये रट के आप अगर जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड। देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो आप कह सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। तो उसी तरीके से इंडिया का एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जिस तरह से आपके जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें एक क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। जो आपके स्टेट में जो उच्च न्यायालय होता है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है। उसी तरीके से स्टेट में एक निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आप कह सकते हैं स्टेट का। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट समझ में आ गया कि सेंटर लेवल पे जैसे न्यायालय होता है, स्टेट लेवल पे जैसे न्यायालय होता है, उसी तरीके से सेंटर लेवल पे निर्वाचन आयुक्त होता है और स्टेट लेवल पे भी निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं कि एक स्टेट लेवल पे होता है, एक सेंटर लेवल पे होता है। वहाँ जो प्रधान होता है उसको कहते हैं सेंटर लेवल पे, उसको मुख्य भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव या आयुक्त कह सकते हैं या निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। ठीक है, और स्टेट लेवल पे जो मुख्य होगा उसको क्या कहेंगे? राज्य निर्वाचन आयुक्त कहेंगे। वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट की बात करें, यानी कि स्टेट की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति कौन होता है स्टेट के लिए? गवर्नर होता है। तो यानी कि अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा। अब देखिए, स्टेट में अगर किसी हम न्यायाधीश को हटाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? इम्पीचमेंट लाते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं? अभियोग शायद कहते हैं इम्पीचमेंट को हिंदी में। ठीक है, महाभियोग कहते हैं। तो यानी कि अगर हम स्टेट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के लिए हम महाभियोग लगाते हैं, तो स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको भी हटाने के लिए, मतलब कि आप मान के चलिए दोनों पैरेलल चलते हैं। न्यायालय में न्यायाधीश और यहाँ पे चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त, दोनों का पद भी बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हटाए कौन, कैसे जाएंगे? महाभियोग से। महाभियोग संसद में चलेगा, संसद में पारित हो जाएगा, तब जाके राष्ट्रपति ऑर्डर जारी कर देंगे हटाने के लिए। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा रहे यहाँ। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि राष्ट्रपति आप याद करके जाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। राष्ट्रपति जब तक उन इलेक्शन कमिश्नर पे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पे महाभियोग पारित नहीं हो जाता है संसद में, वो भी नहीं कि स्टेट के जो विधानसभा है वहाँ पे महाभियोग चलता है, ये संसद में चलता है। ठीक है, दिल्ली में बैठे जो सांसद हैं वो लोग इस पे महाभियोग चलाते हैं और जब पारित होता है तब जाके राष्ट्रपति फाइनल साइन कर देते हैं, ऑर्डर निकाल देते हैं कि जो ये फलाना स्टेट का जो कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर, उनको बर्खास्त किया जाए या हटाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल प्रोसेस है। अगला देख लेते हैं, विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 सदस्य के बराबर होनी चाहिए। परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे विधान परिषद की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। विधानसभा की बात करें तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 500, और मिनिमम कितना होना चाहिए? 60 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करें जो कि 7 स्टेट में ही है, तो हालांकि एक तो आपके जम्मू कश्मीर तो निकल गए, मतलब कि निपट गए वो तो आपके जो विधान परिषद है उसमें मिनिमम कितनी सदस्य होनी चाहिए? मिनिमम आपके 40 होनी चाहिए। विधानसभा की बात करें तो 60 और विधान परिषद की बात करें तो 40 होनी चाहिए। और विधान परिषद की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, ऐसा मतलब कि प्रोविज़न किया गया है कि कम से कम 1/3, मतलब कि लगभग होना चाहिए 1/3 के। ठीक है, हो या ना हो अलग बातें हैं, लेकिन कहा गया है कि 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम की बात करें तो 40 होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, 40-60 वाला जो रेशियो है वो याद रखिएगा, विधानसभा में कितना है और विधान परिषद में कितना है। अगला देख लेते हैं, कौन एक के राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है? जैसे राज्यसभा होता है सेंटर में, उसी तरीके से विधान परिषद होता है स्टेट में, उच्च सदन, मतलब स्टेट का उच्च सदन, जिसको हम क्या कहते हैं? विधान परिषद। तो उसको कौन भंग कर सकता है? जैसे राज्यसभा को कोई नहीं भंग कर सकता ना, उसी तरीके से आप सोचेंगे कि विधान परिषद को भी कोई नहीं भंग कर सकता, लेकिन विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। कौन कर सकता है? ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यानी कि संसद
ये शक्ति रखती है कि किसी भी जो विधान परिषद है किसी भी स्टेट का, उसको भंग किया जा सके। ठीक है, अगला देख लेते हैं, संसद में सरकार विधेयक का क्या अर्थ है। यानी कि एक वर्ड पूछा जाता है कि सरकार विधेयक का मतलब क्या है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक तो नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के तो विधेयक होंगे, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। और ऐसा नहीं है कि लोकसभा में हो या राज्यसभा में, किसी भी सदन में अगर सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सरकार विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ऑप्शन भी देखेंगे तो उसी तरीके के होंगे। सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक मतलब कि सरकार द्वारा मतलब कि कहा गया, उसको मतलब कि एक्सेप्ट किया गया विधेयक। अनुमोदन मतलब वही होता, एक्सेप्ट किया गया विधेयक। या केवल पीएम के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को ही हम सरकार विधेयक कहते हैं, तो नहीं, मंत्री के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है उसे हम सरकार विधेयक कहते हैं। ठीक है, देखिए अवशिष्ट जो जितने भी अवशिष्ट विषय हैं जो कि न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न संवर्ती सूची में है, तो ये सभी जो तीनों विषय हैं उसमें अगर कोई विषय नहीं आती है, जैसे आपके साइबर क्राइम है, वो किसी भी सूची में नहीं आती है, तो ये अवशिष्ट सूची में चली गई। तो अवशिष्ट सूची पे संसद कानून बना सकती है, ऐसा कौन सा आर्टिकल का प्रोविज़न है। ठीक है, तो यानी कि पूछा जाएगा कि कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि संसद अवशिष्ट सूची पे आपका क्या बना सकता है, कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 248 यानी कि अवशिष्ट, याद रखिएगा अवशिष्ट मतलब ट जैसा कुछ सेंस दे रहा ना लास्ट में, अवशिष्ट यानी कि 8, अवशिष्ट 8 में भी ट जैसा कुछ सेंस आ रहा है, तो यानी कि लास्ट में 8 होगा। अगर हम बात करें राज्य सूची पे अगर संसद भी कानून बनाती है, राज्य सूची पे अगर संसद कानून बनाती है, तो ये कौन सा प्रोविजन कहता है, 249 कहता है। ठीक है, 249 यानी कि एक के जो बाद है वो कहता है, आर्टिकल 249 कहता है कि संसद राज्य सूची पे कानून बना सकती है, और संसद अवशिष्ट सूची पे जो कानून बनाएगी तो वो कौन सा आर्टिकल कहता है, 248। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेखानुदान जिसको हम अंतरिम बजट भी कहते हैं, पारित किया जाता है। तो ये जो लेखानुदान है वो पारित किया जाता है सामान्य चर्चा के बाद, यानी कि जो संसद बैठती है उसमें चर्चा होती है, तभी आपका लेखानुदान या अंतरिम बजट पास होती है। अब देखिए लेखानुदान या अंतरिम बजट होता क्या है, इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज आपके जून या आप कह सकते हैं अप्रैल में जो लोकसभा है वो भंग होने वाली है, अप्रैल में लोकसभा भंग होने वाली है, और दिसंबर में ये आपका बजट आने वाली है। तो देखिए जब दिसंबर में बजट आएगी और अप्रैल में आपका लोकसभा भंग हो जाएगी, यानी कि आपके पास काफ़ी कम समय मिला, यानी कि पूरा साल आपको नहीं मिला है, तो उतना ही समय के लिए आपको बजट बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, नई सरकार जैसे ही गठन होगी तो वो अपने तरीके से बजट बनाएगी। तो ये जो कम अवधि के लिए जो बजट बनती है उसी को कहते हैं हम अंतरिम बजट, या उसको कहते हैं लेखानुदान। ठीक है, तो ये वर्ड आपको समझ में आ गई कि लेखानुदान या अंतरिम बजट किसको कहते हैं। जब चुनाव हो रहा हो तो कम समय के लिए जो बजट बनती है उसी को लेखानुदान कहते हैं। ठीक है, अब बजट जो पूरा प्रोसेस है, बजट का जो पूरा प्रोसेस है उसमें भी पूछा जाता है कौन किसके बाद आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, बजट तैयार होता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है, यानी कि बजट के भाषण होते हैं, उसके बाद उसकी नीतियों पे चर्चा की जाती है, उसके बाद कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती है, जो आपके सदन है वो कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं, 1 2 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अनुदान की मांग होती है। अनुदान की मांग मतलब कि डिफरेंट जो विभाग हैं वो कहेंगे कि हमारे विभाग में इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, डिफरेंट विभाग वाले अनुदान की मांग करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अनुदान की मांग पे लोकसभा में चर्चा होगी। ठीक है, जब मांग रखेंगे डिफरेंट मंत्रालय तो उस पर चर्चा होगी, उसके बाद चर्चा के बाद उस पर वोटिंग होगी। ठीक है, चर्चा जैसे ही खत्म हुई उसके बाद वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद ये चीज़ें पास हो गई। ठीक है, अब वोटिंग में भी बहुत सारे कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं कि मतलब हालांकि चर्चा में ही लाए जाते हैं, बहुत सारे तरह के कंगारू और जिलेटिन इस तरह के जो कटौती प्रस्ताव है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव है, मतलब कि बहुत सारे प्रस्ताव है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो जो डिस्कशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, डिस्कशन के बाद उस पर वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद पास हो गया। तो पास होने के बाद ये राष्ट्रपति को जाएगा, राष्ट्रपति साइन करते हैं तो ये बजट पारित माना जाता है, ठीक है। और ये जो इसमें पूछा जाता है कि जो पारित माना जाएगा वो 75 दिन के अंदर राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी देनी होगी, ठीक है। 75 दिन के, जब बजट जैसे ही संसद में लाया गया, अभिभाषण चालू हुआ वित्त मंत्री का, उससे 75 दिन के अंदर राष्ट्रपति का इस पर सिग्नेचर हो जानी चाहिए, यानी कि उनकी स्वीकृति हो जानी चाहिए। तो ये बजट का प्रोसेस है कि कैसे बजट फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो आशा करते हैं जितने भी आज क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिए। थोड़ा सा यहाँ पे लेवल का क्वेश्चन दिखेगा, टाइम पास बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो बने रहिएगा, नहीं तो एक एक नंबर वाले जो मतलब कि छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो तो अक्सर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।